नमस्कार, अपना बिहार के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी पहुंच चुके हैं। सीएम वहां पर बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। जयनगर प्रखंड में कमला नदी के तटबंधों का सीएम ने जायजा लिया और अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री बांध पर चल रही सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लेते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले साल कमला नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए बांधों की मरम्मत का काम लगभग अंतिम चरण में है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और मंगलवार को सीएम ने इसको लेकर के समीक्षा भी की। कमला बलान के तटबंधों में पहली बार स्टील सीट पाइलिंग की जा रही है और जयनगर में करीब 7 से 8 करोड़ की लागत से बांध मरम्मत का काम किया जा रहा है, ताकि बाढ़ आने की स्थिति में लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। भारत और नेपाल के संबंध का असर बाढ़ सुरक्षा काम पर पड़ा है और इसी के मद्देनजर आज नीतीश कुमार जिले में बाढ़ से राहत और बचाव के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, कितना सेटिस्फाई हुए, क्या इस समीक्षा के बाद किस तरह का रिएक्शन, कोई जानकारी? आप ये सीएम यहाँ अभी लगभग 20 मिनट रहे वहाँ जयनगर में तटबंध पे, अलग अलग एंगल, अलग अलग जगह पे जाकर खुद से वो मुआयना किए पूरा तटबंध पे, जहाँ कहीं भी क्षतिग्रस्त था। पिछली बार के बाद में जो तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ था, तो हर जगह पे जाके सीएम खुद सब देखकर लगभग पूरी तरह, तो ऐसे अभी ये कोरोना के चलते सीएम के चेहरे पे मास्क था, तो ये पूरा, और वो कोई बाइट यहाँ दिए नहीं, इसलिए खुलकर ये कहना मुश्किल है कि सीएम कितना इस चीज से कितना संतुष्ट दिखे। लेकिन ऐसे वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछली बार जो कुछ भी यहाँ हुई थी, इस बार वो किसी भी हाल में दोहराना नहीं चाहिए। और काफी ज्यादा पिछले 6 महीने से यहाँ बांध पे, तटबंध पे काफी काम हुआ है और लगभग काम अंतिम चरण में है। तो सीएम में से उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो काम से संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ अभी वो मीडिया से कुछ बात तो नहीं की है। अधिकारियों के साथ कुछ निर्देश दिए और 20 मिनट लगभग यहाँ फ्लड ग्राउंड में वो खुद हर जगह जाकर खुद से मुआयना किए। और फिलहाल अभी वो मधुबनी से तुरंत अभी निकले हैं। अभी ये पता नहीं चल पाया कि सीएम अभी मधुबनी में झंझारपुर भी जाएंगे या नहीं, ये अभी श्योर नहीं है। झंझारपुर के बारे में बताया जा रहा था, नरवार गांव में भी हो सकता है वो सीएम कुछ देर के लिए रुके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कार्यों की, हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो काम है वो सब कुछ लगभग अपने अंतिम चरण में है और प्रतिक्रिया का इंतजार कि आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं, क्योंकि इन कामों का वो जायजा जब खुद ले रहे हैं तो वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो निर्देश उन्होंने दिए थे उस पर कितना अमल किया गया, कितना काम हुआ है और क्या हम सचमुच इन निर्देशों के साथ आने वाले बाढ़ के हालात से निपट सकते हैं। ये मजबूती दिखती है, ये काम हुआ है क्या। दरभंगा में बाढ़ की आशंका से लोग सहमे और डरे हुए हैं। पिछले साल कमला नदी पर बने तटबंध 29 जगहों पर टूट गए थे, मगर इस साल अब तक तटबंध मरम्मती का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। बाढ़ का पानी दबाव लगातार बढ़ा रहा है और बरसात को लेकर जिले में अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि तटबंध मरम्मती का काम वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। मिथिलांचल के इलाके में शायद ही कोई भी ऐसा साल निकलता हो या गुजरता हो जब बाढ़ की चपेट में यहाँ के लोग नहीं आते हैं। हर साल आम लोगों को जानमाल का एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नेपाल की तराई और मिथिलांचल में हो रही भारी बारिश की वजह से यहाँ की नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। 29 तारीख तक जिले में भारी बरसात के अलर्ट जारी किए गए हैं। घनश्यामपुर प्रखंड में कमला नदी पर बने रसियारी तटबंध पर घनश्यामपुर और अलीनगर प्रखंडों के दर्जनों गांवों को बाढ़ से बचाने की जिम्मेदारी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर गतिरोध समाप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने नेपाल स्थित एप्लेक्स बांध पर फ्लड फाइटिंग के तहत बांध मरम्मती का काम शुरू कर दिया है। 45 मजदूरों की टीम इंजीनियरों के साथ नेपाल गई है। कोरोना जांच रिपोर्ट भी साथ लेकर वो गए हैं, क्योंकि ये शर्तें रखी गई थी। काम शुरू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच तटबंध मरम्मत को लेकर बना हुआ जो गतिरोध था वो अब खत्म हो चुका है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के बांध पर पहुंचकर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल से तकरार खत्म होने के बाद जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया है। हम अभी खड़े हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर, जो दोनों देश की सीमा को बांटता है। इसमें गंडक बराज का जो 36 गेट आप देख रहे हैं, इसमें 18 इंडिया में है और 18 नेपाल में है। ठीक इसी तरह आप दो सामने
बांध देख रहे हैं, सामने का बांध नेपाल का इलाका है, दायां बांध है, और जो बाएं साइड का बांध है ये इंडिया में है और इसको एप्लेक्स दायां बांध है। तो जो सामने का इलाका है उसी में काम होना है और मजदूरों का जत्था आज नेपाल गया है अभियंताओं की टीम के साथ और वहाँ काम शुरू हो गया है। एक कर्मचारी हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं क्या अपडेट है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम असलम खान होगा। हाँ, क्या अपडेट है आज? अपडेट है कि 45 लेबर उस पार गए हैं और साथ में इंजीनियर भी हैं, उन लोग पास मिला है, उन लोग वापस गए। काम मतलब काम शुरू हो गया, कहीं कोई अब दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या काम होना है उधर? वहाँ लाइन कट होना है, नीचे वाटर लेवल जो बाहर आएगा कट करता है उस पर काम होना है, बोरी चेपी लगाना है और उसके नीचे ढलैया के नीचे भी सेटिंग करना है। तो जो जल संसाधन विभाग के साथ बिहार सरकार की जो चिंता थी बाढ़ को लेकर और उत्तर बिहार में जो बाढ़ की तबाही की आशंका हो रही थी, इसकी संभावना फिलहाल टल गई है और जल संसाधन विभाग ने पूरे युद्ध स्तर पर नेपाल के इलाकों में भी काम शुरू कर दिया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। तो बगहा में यूपी बिहार को जोड़ने वाला NH 727 पर पिछले 2 दिनों से महाजाम की स्थिति है। जाम की वजह से दोनों राज्यों के बीच आवाजाही जो है वो ठप हो गई है, गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। NH 727 का करीब 8 किलोमीटर का जो एरिया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर गुजरता है और इस निर्माण को लेकर के पेंच जो है वो फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। देश के साथ बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करने वाली सरकार के लिए एक जमीनी हकीकत सामने है। ये यूपी बिहार का मुख्य सड़क है NH 777। आप देख सकते हैं किस तरह यूपी बिहार का जो सड़क है पिछले 3 दिनों से बदहाली का दंश झेल रहा है। साथ ही सामने का जो सड़क है बगहा वाल्मीकि नगर का मुख्य पथ है, उसकी भी हाल कुछ यही है। NH ने टेंडर किया, काम भी शुरू हुआ और वन विभाग के अड़ंगा के बाद इस पर काम रुक गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि NH कीचड़ में तब्दील है। पिछले 3 दिनों से लगातार गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई है, चालकों के साथ वाहन मालिक परेशान हैं और सरकार के अधिकारी हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में विपक्ष को काफी लाभ होगा। जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं उन सभी सीटों की बात करें तो जदयू और भाजपा के कोटे की ये सीटें हैं, लेकिन विधानमंडल में सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस बार 3 सीटें राजद के पास जाएंगी। राजद ने विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन कर लिया है। पार्टी ने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील सिंह और शिवहर के कारोबारी मोहम्मद फारूक को उम्मीदवार बनाया है। इधर कई दावेदारों के बीच से विधान परिषद की 2 सीटों के लिए भाजपा ने अपने 2 कैंडिडेट, अपने 2 उम्मीदवार जिनमें कि सम्राट चौधरी और संजय मयूख के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने पहले ही 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पुराने नेता गुलाम गौस, समाज सेवी कुमुद वर्मा और समता पार्टी के काल से जुड़े रहे भीष्म सैनी को उम्मीदवार बनाया है। तो आरजेडी के तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भर दिया है। न्यूज 18 ने तीनों उम्मीदवारों से बात की। सुनील सिंह ने जहां प्रत्याशी बनाए जाने पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का आभार जताया, वहीं रामबली सिंह चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार पर अति पिछड़ों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। फारूक शेख ने कहा कि वे आरजेडी के कोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो पूरे बिहार का यह मांग था कि भाई पैक्स और जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, इनका बात पूरी मुखरता के रूप से विधान परिषद में रखी जाए। इसके लिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को भेजा जाना चाहिए और इसी के क्रम में हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी बाबू, सभी लोगों का यह विचार बना कि आप निश्चित रूप से विधान परिषद जाएं। जिस कदम पर लालू प्रसाद जी चलते रहे सामाजिक न्याय के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, उसी कड़ी में इनका यह प्रयास है अति पिछड़ा वर्ग के। और आप देखेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग के रूप में जब मेरा नाम आया तो नीतीश कुमार जी की बेचैनी बढ़ गई। हम छोटे कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जो पहले से जुड़े हुए। कारोबारी का नाम मत दीजिए आप लोग मेरा, हम लोग छोटे हैं और कार्यकर्ता है आरजेडी के। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विधान परिषद के तीनों उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंचे। तेजस्वी ने नामांकन के बाद सदन से बाहर निकलते हुए आरजेडी विधायकों के
टूट के मसले पर नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 3 महीनों में क्या कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे वो सबको पता चल गया है। काश ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम जनता के लिए उन्होंने किया होता। तेजस्वी ने कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं जब चुनाव से पहले नेता इधर से उधर नहीं जाते हैं। कुछ दिन पहले जेडीयू के लोग हमारे दल में भी शामिल हुए थे। नीतीश जी को जो कंस्ट्रक्टिव जो काम किए हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किए जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 15 साल पहले, जनादेश का अपमान किया, ये उनका कंस्ट्रक्टिव काम है। और जनादेश के अपमान करने के बाद कल की जो प्रक्रिया रही है, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत भला हो सकता है। कोरोना संकट के दौर में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आज ई एजेंडा के जरिए बिहार में चुनावी साल का एजेंडा भी तय कर दिया। हमारे ई एजेंडा के सबसे बड़े सियासी प्लेटफॉर्म पर आए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। सुशील मोदी ने यह साफ लफ्ज़ों में कहा कि युद्ध के दौरान कमांडर नहीं बदला जाता है और नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान कभी कमांडर बदला नहीं जाता है, और वह भी वो कमांडर जिसकी छवि एक ईमानदार राजनेता की छवि है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जिस व्यक्ति ने गवर्नेंस की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी कि उसको बहुत मुश्किल है कि आगे उस लकीर को कोई पार कर पाएगा। तो वहीं आरजेडी के 5 एमएलसी के जेडीयू में शामिल होने पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देखिए 2/3 संख्या के साथ कोई भी पार्टी का सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है। आरजेडी जैसे काम कर रही है उसके मुताबिक उसमें आने वाले दिनों में और भी इस तरह की टूट हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर कोई आना चाहता है और संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा लोग अगर टूट कर किसी दल में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और देखिए अगर 5 विधान पार्षद आए हैं, इसे सरकार के बनने बिगड़ने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उनके नेताओं की पकड़ कितनी कमजोर हो गई है। और लोग कोई भी डूबती नाव पर सवार नहीं होना चाहता है। सभी लोगों को मालूम है कि अगली सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो जो बेचारे विधान पार्षद उनको भी लगता है कि भाई जिनकी सरकार उनके साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र का भी ज्यादा काम करा पाएंगे। इधर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद को गठबंधन के लिए मजबूती नहीं बल्कि मजबूरी करार दिया। एक समय था जब उनको हम लोग मजबूत के रूप में देख रहे थे। आज हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के समक्ष अगर सोच भी रहे हैं तो मजबूरी है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि वो जेडीयू में नहीं जा रहे हैं और इस तरह की बात सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी है। तो ये सब घटनाक्रम चलते रहता है, राजहित में ऐसा होता है। और रही बात जहाँ तक जीतन मांझी का कि जदयू में जा रहा है, ये अटकलबाजी है। न्यूज 18 के मंच पर चिराग पासवान ने यह साफ किया कि बिहार का सीएम वो बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं उसे करने के लिए सीएम पद की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। क्या भविष्य में चिराग कभी सोचते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं कोई सोचेगा इस बात को। अगर मैं बिहार के विकास की बात करता हूं तो मैं बिहार से दूर रहकर बिहार का विकास करना संभव नहीं होगा। मुझे या पार्टी को उस पोजीशन में जरूर रहना पड़ेगा बिहार के विकास के लिए। नीतीश कुमार को नो के सवाल पर भी चिराग पासवान बड़ी बेबाकी से बोले। उन्होंने कहा कि हमने कभी नीतीश कुमार को नो नहीं कहा, मैंने मुद्दों की बात की है, मुद्दों की बात मैं करता हूं, लेकिन हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। एलजेपी को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत गठबंधन हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरा पूरी तरीके से विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, मेरे पार्टी के हर एक व्यक्ति का विश्वास उनके ऊपर है और लोक जनशक्ति पार्टी का यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट है। तो वहीं ई एजेंडा बिहार के इस मंच पर आए बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि लालू जी को विरासत में गरीब बिहार मिला था और ऐसा बिहार जो प्रदेश को दंगों और जनसंहार से परेशान करने वाला था। जब हम लोग शासन में आए थे तो भूख से बिलबिला रहा था बिहार।
दंगे से परेशान था बिहार, अपराध चरम सीमा पर थी। जो जनसंहार शुरू हुआ था बेलछी में 77 से, उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई थी। विरासत में हमें एक कंगाल बिहार, दिवालिया बिहार मिला था जिस दिन हम शासन में आए थे। वहीं राज्यसभा के पूर्व उपसभापति और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हरिवंश ने कहा कि लालू राज का 15 साल बिहार में अराजकता से भरा रहा और परिवार के आसपास ही लालू की राजनीति घूमती रही। ऐसे में इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के 15 साल बनाम लालू प्रसाद के 15 साल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। निश्चित तौर से 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल लालू प्रसाद जी के और 15 साल नीतीश कुमार जी के, यह बड़ा निर्णायक मुद्दा रहेगा। लालू प्रसाद जी के 15 साल को आप याद करें, 1990 से 2005 बिहार किन विशेषणों से जाना गया? विस्तार में गैर अराजकता, अपहरण, पलायन, अपराध और बिहार का डार्क पीरियड जिसे आप कह सकते हैं, जहां एक लोकतंत्र से चुना गया व्यक्ति खुद को राजा मान लिया था और कहा जाता था कि राजा की बात ही अंतिम होती है, जहां कानून और संविधान का या उसके प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं रह गया था और सारी शासन प्रणाली एक व्यक्ति की आवाज और परिवार में निहित हो गई थी। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार के प्रति व्यक्ति आय को लेकर के सवाल उठाया और सरकार से पूछा कि आखिर क्यों बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर तक नहीं पहुंच पाई। भारत सरकार का रिपोर्ट है सर, दुनिया में सबसे ज्यादा पर व्यक्ति कैपिटा इनकम बिहार की है सर। सबसे कहां 93,000 बिहार के बाहर लोगों की पर कैपिटा इनकम है और मेरी पर कैपिटा इनकम 21,000 से नीचे है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग रोजगार पलायन के मुद्दों पर बचना चाहते हैं। 15 सालों में नीतीश सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं किया। सत्ता पक्ष के लोगों का काम ही यही है, जनता के मुद्दों से ध्यान को भटकाना। क्योंकि चुनाव सामने है ना, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा कि बिहार में बेरोजगारी कैसे समाप्त होगी, इसके लिए 15 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया, इस पर लोग जवाब नहीं देंगे। 15 वर्षों में क्या हुआ इस मामला में, अब इन सवालों का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए। खैर, अगर आप पूछिएगा, आपकी बातों का जवाब न दे तो जनता इस बार चुनाव में उनसे जवाब पूछेगी और उनका हिसाब किताब लगाएगी। बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है, इसलिए यहां पर चुनौतियां ज्यादा थी। नीतीश सरकार ने चुनौतियों को स्वीकार किया और राज्य का विकास किया। हमारे यहां शुगर मिल बिहार में था, सरकार ने उसकी निविदा निकाली, निविदाकार नहीं आए, सरकार ने उसको बियाडा के तहत लिया और जमीन के मामले में भी राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ जमीन का जो भी हमारा बियाडा के पास जमीन बड़ा भूभाग अब हो गया है वो उपलब्ध हो गया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई ये लैंडलॉक स्टेट, आप इस बात के लिए क्रेडिट नहीं देंगे कि बिहार के अंदर में झारखंड बनने के बाद हमारे पास कोयला खदान नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर घर बिजली पहुंचा दिए, ये उपलब्धि नहीं है। कोरोना का संक्रमण गया जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां के एएनएमसीएच के प्रिंसिपल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहां सतर्कता और बढ़ा दी गई है। यहां के भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है और प्राचार्य के सहयोगी कर्मचारी की निगरानी की जा रही है। इससे पहले जिले के एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर, नगर निगम के उप महापौर और कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एएनएमसीएच परिसर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना संक्रमण का दायरा गया जिला में दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और इसकी संख्या लगभग 200 तक पहुंच गई है। हाल ही में एएनएमसीएच के प्राचार्य भी इस कोरोना संक्रमण के दायरे में आ गए हैं और उसके बाद उन्हें होम आइसोलेट किया गया है और उनका जो कार्यभार है सीनियर प्रोफेसर को सौंपा गया है। इस समय हम लोग एएनएमसीएच में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्राचार्य के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है, उन्हें होम आइसोलेट किया गया है और इसके साथ ही जो उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं उनकी निगरानी की जा रही है। अगर उनमें किसी तरह का सिम्टम पाया जाता है तो उनकी तुरंत जांच कराई जाएगी।
इससे पहले जो जिला प्रशासन के सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उन्हें में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और गया नगर निगम के उप महापौर हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और इसके साथ ही जो पुलिस लाइन में सिपाही हैं और दरोगा हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कई संख्या है। तो इस तरह देखें कि गया जिला में जो इस संक्रमण का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आम लोगों के साथ ही जो काम करने वाले हैं, चाहे वो अस्पताल के हों, अधिकारी हों या पुलिसकर्मी हों, वो सभी इस दायरे में आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और इसकी जो एडवाइजरी है उसका पालन करने की ज़रूरत है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी